नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर की 1852। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये वॉर कब खत्म हुआ था? शांति व्यवस्था कुछ टाइम के लिए तो आएगी 1824 टू 26, लगभग आप मान लो 25 सालों के लिए, 25-26 सालों के आसपास शांति व्यवस्था रही। 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर होता है। अब ये किसने इनिशिएट करा और किसकी क्या गलती थी ये देखते हैं। ये चैप्टर ना आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, बिकॉज ब्रिटिशर्स की करतूतें हिंदुस्तान के अंदर तो आप पूरी की पूरी जानते हो। आप कोई सी भी बुक पकड़ लो, आपकी थॉरो रिवीजन है, इंटेंस रिवीजन है, आप वो आंसर करने की केपेबल रहोगे। लेकिन इनका रवैया दूसरे अफ्रीकन और एशियन नेशंस के साथ क्या था, ये वाली बातें आपको स्पेक्ट्रम से जानने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर अच्छे से दे रखा है तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो उसको। तो बैकग्राउंड, सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर वॉज द रिजल्ट ऑफ कमर्शियल ग्रीड ऑफ द ब्रिटिशर्स। यानी कि हमें साफ तरीके से नजर आ गया ये सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर की जो पहल थी ये किसने अपनी साइड से करी? पहले अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे देवर कीन टू गेट होल्ड ऑफ टिम्बर रिसोर्सेज ऑफ अपर बर्मा। और ये कहाँ से मिलेंगे? बर्मा में शुरू से इनकी नज़र कहाँ पर थी? टिम्बर को तो छोड़ो, वेरी गुड, शाबाश। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, प्रोड्यूस कह लो या रिसोर्सेज कह लो, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बर्मा ऑल्सो अपियर टू द ब्रिटिश अ लार्ज मार्केट फॉर द सेल ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स। मतलब जितनी ज़्यादा उनकी जनसंख्या थी, अंग्रेजों को उस जनसंख्या को देखते हुए ये लगा कि हम अपने जो कॉटन गुड्स हैं और जो कपड़े हैं कॉटन के, वो कॉटन टेक्सटाइल्स यहाँ पर बेच सकते हैं और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी। ये वाली बात हमने शुरू में ही पढ़ ली थी यहाँ पर, है ना, कि ब्रिटिश वर ग्रेडी फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ बर्मा एंड द मार्केट ऑफ बर्मा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ब्रिटिश ऑलरेडी इन ऑक्यूपेशन ऑफ बर्मास टू कोस्टल प्रोविंसेस, ऑलरेडी उनको 2 कोस्टल प्रोविंसेस यहाँ पर मिल चुके थे। दे नाउ वांटेड टू एस्टैब्लिश कमर्शियल रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द बर्मा। लेकिन बर्मीज गवर्नमेंट जो थी उन्होंने फॉरेन कमर्शियल पेनिट्रेशन को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से अंग्रेज वैसे भी एक रीजन ढूंढ रहे थे और इनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी था कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के अंदर हमने बर्मीज फोर्सेस को हराकर उनके साथ ट्रीटी ऑफ ज्ञानदाबो साइन कर रखी थी। तो बर्मीज फोर्सेस को हराना, दूसरी बार हराना हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रीटी ऑफ ज्ञानदाबो की आपने टर्म्स एंड कंडीशंस देखी, ये ट्रीटी आपको किसके लिए ह्यूमिलेटिंग लग रही है और किसके लिए एक प्राउड फीलिंग वाली लग रही है? ह्यूमिलेटिंग किसके लिए? बर्मीज फोर्सेस के लिए, है ना। British merchants now began to complain of lack of facilities for trade and oppressive treatment by the Burmese authorities at Rangoon. ब्रिटिश मर्चेंट्स ये अक्सर शिकायत करते रहते थे कि हमारे साथ हम मतलब हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही जिससे हम व्यापार जो है फ्री तरीके से कर सके, और हमें बहुत ऑपरेस करा जाता है बर्मीज अथॉरिटीज़, बर्मा की सरकार के द्वारा रंगून में। इस टाइम पर लॉर्ड डेलहाउसी जो था वो गवर्नर जनरल बन गया था इंडिया का, एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू हाइटन द ब्रिटिश इंपीरियल प्रेस्टीज एंड पुश ब्रिटिश इंटरेस्ट इन बर्मा। तो अब इसको कोई ना कोई रीजन तो चाहिए था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, बर्मा में इन्वेजन करने के लिए। तो एज एन एक्सक्यूज फॉर आर्म्ड इंटरवेंशन, ठीक है, डेलहाउसी टुक अप द पेटी कंप्लेंट ऑफ 2 ब्रिटिश सी कैप्टन्स दैट द गवर्नर ऑफ रंगून हैड एक्सॉर्टेड नियरली 1000 रुपीज फ्रॉम देम। मतलब 1000 रुपये की डिमांड करी है उन्होंने, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मनी उनसे मांगा है 2 ब्रिटिश सी कैप्टन से। लॉर्ड डेलहाउसी को एक झूठा सा एक बहाना चाहिए था, तो लॉर्ड डेलहाउसी ने एक छोटी सी कंप्लेंट इसके पास आई थी। इसके तहत इसने क्या करा, लॉर्ड डेलहाउसी ने ही सेंट एन एनवॉय टू रंगून accompanied by several ships of war, ताकि ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए कंपनसेशन डिमांड करी जा सके। द एनवॉय डिमांडेड द रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ रंगून। बर्मीज गवर्नमेंट जो है इट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश रेजिडेंट एट रंगून। कुछ समय के बाद ब्रिटिश एक्सपेडिशन वॉज डिस्पैच टू बर्मा इन 1852 एंड दिस टाइम द वॉर वॉज मच शॉर्टर देन इन 1825 to 26 एंड द ब्रिटिश विक्ट्री वॉज मोर डिसाइसिव। आराम से लॉर्ड डेलहाउसी जबरदस्ती वैसे भी कंट्रोल पाना चाह रहा था बर्मा के ऊपर, और वो इसने एक छोटे से बहाने से, एक वाहियात बहाने से कि 2 ब्रिटिश मर्चेंट्स जो हैं, जो सी कैप्टन्स जो हैं, उन्होंने ये बोला कि जब वो अपनी शिप्स बर्मा में लेकर जाते हैं
तो उनसे 1,000 रुपये डिमांड करे जाते हैं हमेशा एज अ प्रोटेक्शन मनी। तो कॉज एंड रिजल्ट ऑफ द वॉर, रंगून जो है इसको कैप्चर कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स लाइक बसीन, पेगू, प्रोम, इट फेल टू द ब्रिटिशर्स। बर्मा का जो राजा था मिंडन, द बर्मीज किंग मिंडन वॉज हार्डली इन पोजिशन टू फाइट एंड कॉन्सिक्वेंशली देयर वॉज नो ऑफिशियल नेगोशिएशन फॉर पीस एंड वॉर एंडेड विदाउट अ ट्रीटी। पेगू यही सिर्फ एक इकलौता कोस्टल प्रोविंस बच गया था बर्मा का, ठीक है, जिसको इस सेकेंड वॉर में ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया। और वो अलग बात है कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर की एक्टिविटीज़ जो थी बर्मीज सरकार के द्वारा या बर्मीज हुकूमत के द्वारा, वो इस टाइम पर भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड इंटेंस गुरिल्ला रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय द बर्मीज पीपल इन दैट एरिया। ब्रिटेन हैड अ हार्ड टाइम सप्रेसिंग दिस रेजिस्टेंस टू कीप कंट्रोल ओवर द रीजन। द वॉर ब्रॉट द बर्मास एंटायर कोस्ट लाइन एंड इट सी ट्रेड अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो इसके साथ सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर भी खत्म होता है 1852 में। कुछ सालों की फिर से शांति व्यवस्था। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर में कौन है विन विन सिचुएशन में? ब्रिटिशर्स। सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर में कौन है विन विन सिचुएशन में? ब्रिटिशर्स। अब हम देखते हैं थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर को। रिलेशन जो थे बर्मा और ब्रिटेन के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक रहे काफ़ी सारे सालों के लिए आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पेगू, जो कि अंग्रेजों के हाथ लग गया था कोस्टल प्रोविंस, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो हैं दे कंटिन्यूड देयर एफर्ट्स टू ओपन अप अपर बर्मा। इन पर्टिकुलर द ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अट्रैक्टेड टू द पॉसिबिलिटी टू ट्रेड विद चाइना थ्रू बर्मा। बर्मा जो है इट वॉज परसुएडेड इन 1862 टू साइन अ कमर्शियल ट्रीटी, जिसके तहत ब्रिटिश मर्चेंट्स जो हैं इनको परमिशन मिल जाएगी टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ बर्मा एंड टेक देयर वेसल्स अप टू द इरावडी रिवर टू चाइना। अपने छोटे छोटे नाव बोट लेकर वो यहाँ तक जा सकते हैं व्यापार करने के लिए। लेकिन बर्मा का जो राजा था, जिसके बारे में हम सेकंड बर्मीज वॉर में भी पढ़ रहे थे, मिंडन, ठीक है, ही रिटेन्ड रॉयल ट्रेड मोनोपोलीज ऑन आर्टिकल्स सच एज कॉटन, आइवरी मतलब हाथीदांत, एंड गेहूं का जो व्यापार होता था। द किंग वॉज फाइनली परसुएडेड टू एंड द ट्रेड मोनोपोलीज इन 1882। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बर्मा के राजा को ह्यूमिलेट करा 1871 में उसको ये कहलवाकर बाय अनाउंसिंग दैट रिलेशंस विद हिम वुड बी कंडक्टेड थ्रू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैं आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिखा रहा था, म्यांमार की, बर्मा की, ये रही वो बीचों बीच में, ठीक है। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाएंगी, इधर इंडिया आपका। तो बर्मीज किंग मिंडन ही वॉज सक्सीडेड बाय किंग थाइबा या थाइबो। ब्रिटिश इंटरफियर्ड इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ बर्मा अंडर द ग्रैब ऑफ प्रिवेंटिंग द एलिश क्रुएलिटीज ऑफ किंग थेबो या थाइबो। अंग्रेज जो थे उन्होंने क्लेम करा कि वो बर्मा के अपर बर्मा के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनके खुद के राजा थे, राजा बड़ा जालिम है, उन्होंने ऐसा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने की यहाँ पर कोशिश करी। थीबो जो है, थीबो हैड बीन नेगोशिएटिंग कमर्शियल ट्रीटीज विद द राइवल पावर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। साइन कर रहा था वो कि कैसे भी करके ब्रिटिशर्स को खदेड़ फेंका जा सके बर्मा से। तो वो फ्रांस के साथ समझौते साइन कर रहा था, जर्मनी के साथ और इटली के साथ। ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया। द फ्रेंच ऑल्सो प्लान टू ले अ रेल लिंक फ्रॉम मैंडेले टू द फ्रेंच टेरिटरी एट अ टाइम व्हेन ब्रिटिश वर इन कन्फ्लिक्ट विद द फ्रेंच इन नाइजर, इजिप्ट एंड मेडागास्कर। फ्रेंच जो है, फ्रेंच फोर्सेस ने क्या करा था, दे हैड ऑल्सो सीज्ड अनाम, सेंट्रल वियतनाम इन 1883, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर देयर इंडो चाइना कॉलोनी, एंड दे वर एक्टिवली परसुइंग नॉर्थ वियतनाम which they conquered between 1885 and 1889, as well as Thailand and Burma in the west. ब्रिटिशर्स आपको पता है हमेशा अपने मर्चेंट्स को प्रमोट करवाना चाहते थे क्योंकि उनको बर्मीज मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। तो ब्रिटिश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड ब्रिटिश मर्चेंट्स इन रंगून दे प्रेस द विलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एनेक्स अपर बर्मा इमीडिएटली, कि कब्जा कर लो, बहुत हो गई इनके लिए रहम दिखाना,
रहम की भीख दे रहा है इनको. Burmese government accused the Bombay Burma Trading Corporation of bribing local officials. Huge fine was imposed on British Timber Company by Thibaw. राजा ने, बर्मा के राजा ने ये करा, इसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई इस कंपनी के ऊपर. 13 नवंबर 1885 को ब्रिटिश इन्वेजन वॉज लॉन्च्ड. 28 नवंबर 1985 को क्या हुआ, सॉरी 1885 को क्या हुआ, 1885 किंग थिबो सरेंडर्ड. और इसका जो किंगडम है इट वॉज एनेक्स्ड, क्विकली एनेक्स्ड बाय द इंडियन एम्पायर अंडर डफरिन, लॉर्ड डफरिन. कुछ सालों के बाद देयर वॉज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बर्मा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918. बर्मीज जॉइंट हैंड्स विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इनके अलायंस को वीक करने के लिए ब्रिटिश सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया इन 1935 थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. अगर ऐसा नहीं होता ना तो आज बर्मा हमारे पास होता है जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे पास था और बांग्लादेश में हमारे पास था. आपको पता ना, ये ईस्ट पाकिस्तानी तो था पहले, बांग्लादेश है ना, तो पूरा हमारा था. और अगर सब कुछ एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के टाइम से इंटैक्ट चला था तो श्रीलंका भी हमारे पास होता, क्योंकि आपको पता है जैसे कि चोला चीरा पांड्या राजास ने अपना वहाँ तक इन्फ्लुएंस फैला रखा था ना. तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटेंसिफाइड. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चलता है, 1939 टू 1945, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ ओंग सेंग सू कियाई. ठीक है. द बर्मीज पीपल गॉट देयर इंडिपेंडेंस इन 1948. समझ में आया आपको. चैप्टर हमारा 250% ओवर हो गया है. हमने एंग्लो बर्मीज रिलेशनशिप को डिटेल में डिस्कस करा. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.